वह कारपेट पर सिमट कर बैठी थी, कांपता हुआ शरीर, डर से पीला पड़ता मासूम चेहरा, आंखों में मोतियों की तरह चमकते आंसू। विनती भरी नजरों से वह सामने सोफे पर बैठे सूर्य प्रताप की तरफ देख रही थी। वह टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा था, चेहरे पर बहुत गंभीरता थी, दाएं हाथ में सिगरेट पकड़े धीरे धीरे कच ले रहा था। वह नीचे बैठी रोती और विनती करती लक्ष्मी को देख रहा था, मगर उसका रोना और गिड़गिड़ाना सूर्य प्रताप के कठोर स्वभाव पर जरा भी असर नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी जिद और जुनून दिखाई दे रहा था। रोना बंद करो और चुपचाप इन कागजों पर हस्ताक्षर करो। सीधा होकर बैठते हुए उसने टेबल पर रखे कागजों की तरफ इशारा किया। उसकी भारी आवाज इतनी सख्त थी कि जैसे आगे कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं थी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं बड़े बाबू? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी शादी तो मेरी बहन से होने वाली है ना? वह आपसे बहुत प्यार करती है। आप उसे धोखा क्यों दे रहे हैं? लक्ष्मी की आवाज कांप रही थी। सूर्य प्रताप ने गहरी सांस लेकर सिगरेट ऐसे ट्रे में दबाई और उठकर खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने झुककर रोती हुई लक्ष्मी को बांह से पकड़ा और एक झटके से खींचकर उठाते हुए सोफे पर धक्का दिया। तुम्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है? वह सोफे के सहारे हाथ रखकर उसके चेहरे के पास झुक गया, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्मी लक्ष्मी के चेहरे पर महसूस होने लगी। वह घबराकर पीछे हुई, सिर सोफे से टकराया तो उसके मुंह से हल्की कराह निकल गई, मगर शौर्य प्रताप का ध्यान उसकी तकलीफ पर नहीं था। वह उसकी डरी हुई आंखों में अपनी तीखी नजरें गड़ाए देख रहा था। प्यार वो होता है जिसके लिए इंसान सब कुछ छोड़ दे। विराट, समाज, परिवार सब कुछ है और मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। पूरे परिवार के खिलाफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम चाहिए लक्ष्मी, सिर्फ तुम। उसकी आवाज में इतनी विनती थी कि लक्ष्मी को अपने शरीर में सिहरन महसूस हुई। आप पागल हो गए हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको बड़े बाबू कहती हूँ ना। वह रोते हुए बोली, मैं तुम्हारा कोई बड़ा बाबू नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक हस्ताक्षर की देरी है, यहाँ साइन करो। कठोर आवाज में कहते उसने उसके सामने कागज रख दिए। मैं साइन नहीं करूंगी। आप मुझे धोखे से यहाँ लेकर आए हैं। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मुझे अभी के अभी हवेली वापस छोड़कर आइए। लक्ष्मी जिद भरे स्वर में बोली, मेरी बात सुनो लक्ष्मी। शौर्य प्रताप ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाना चाहा, तभी वह झटके से हट गई। हाथ मत लगाइए मुझे, दूर रहिए मुझसे। वह चिल्लाई, हाथ लगाने का अधिकार भी अभी मिल जाएगा जब तुम इस शादी के कागजों पर हस्ताक्षर करोगी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरी मर्जी के बिना आप मुझसे साइन नहीं करवा सकते, और अगर मैंने साइन किए तो मेरी बहन का क्या होगा? आपकी शादी तो उसी से होने वाली है ना? लक्ष्मी गुस्से में बोली। शौर्य प्रताप के माथे पर लकीरें पड़ गई। मैंने कहा ना, तुम्हारी मर्जी की कोई कीमत नहीं है। और रही बात तुम्हारी बहन की, तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं उससे शादी करूंगा। समझी तुम? गुस्से से कहते हुए उसने जबरदस्ती पेन लक्ष्मी के हाथ में थमा दिया। लक्ष्मी लगातार रोती रही, नहीं, मैं आपको अपनी ही बहन के साथ धोखा करने नहीं दूंगी। वह आपसे बहुत प्यार करती है, आपको पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती है, और आप उसके साथ ऐसा अन्याय करेंगे? लक्ष्मी शाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। शौर्य प्रताप ने झुंझलाकर दांत भींचे और उसे देखा। तुम्हें लगता है कि तुम मना करोगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा? ये तुम्हारी गलत फहमी है। जिस चीज को मैं चाहता हूँ वो मेरी होकर ही रहती है, इसलिए मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। लक्ष्मी, सीधे तरीके से इन कागजों पर साइन कर दो। अगर तुमने साइन नहीं किए तो मैं वह सब करूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें वापस हवेली जाना कभी नसीब नहीं होगा। तुम हमेशा यहीं मेरी कैद में रहोगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई हो। सब यही समझेंगे कि तुम किसी के साथ भाग गई हो, और फिर मैं तुम्हें अपने साथ ऐसे तो नहीं रखूंगा। जाहिर है हमारे बीच वही सब होगा जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। अब सोच लो, बिना शादी के मेरी कैद में रहकर पत्नी की तरह जिंदगी बितानी है, या इन कागजों पर साइन करके हवेली लौटकर बदनामी से बचना है? शौर्य प्रताप की आवाज में बेहद कठोरता थी। लक्ष्मी कुछ देर तक उसे चुपचाप देखती रही, फिर दोनों हाथों से चेहरा ढककर जोर जोर से रोने लगी। बस करो ये रोना, मैंने कहा ना, साइन करो इन पर। शौर्य प्रताप कुछ पल उसे देखता रहा और फिर सख्त आवाज में कहते हुए उसके चेहरे से हाथ हटा दिए। नहीं करूंगी साइन। वह उसके हाथ झटकते हुए जोर से बोली, साइन तो तुम्हारे फरिश्तों से भी करवाऊंगा। शौर्य प्रताप खतरनाक लहजे में कहते हुए उसे खींचकर बिस्तर की तरफ ले जाने लगा।
लक्ष्मी हैरान होकर उसका ये रूप देखने लगी। आप क्या कर रहे हैं शौर्य प्रताप? वह चिल्लाई। शौर्य प्रताप ने उसे बिस्तर पर धकेला और झुक कर बोला, तुम्हारे नाजुक जीवन पर अपनी मोहर लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद तुम खुद मुझसे शादी की बात करोगी मेरी जान। शौर्य प्रताप के चेहरे से एक अजीब सी उत्साह झलक रहा था। क्या मतलब? कैसी पहली रात? लक्ष्मी का दिल डर से कांपने लगा। शौर्य प्रताप ने आंखें सिकुड़कर उसे देखा। माना कि तुम मुझसे 10 साल छोटी हो, मगर तुम पूरे 18 साल की हो। कोई बच्ची तो नहीं हो जो पहली रात से डर जाओ। वह उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला। लक्ष्मी की आंखें डर से फैल गई। बड़े बाबू, उसके मुंह से कांपती आवाज निकली, मैं तुम्हारा बड़ा बाबू नहीं हूँ, अब तुम्हारा पति हूँ, और पति को बड़े बाबू नहीं कहते। शौर्य प्रताप ने उसे दबाते हुए करवट बदली और बादल की तरह उस पर झुक गया। लक्ष्मी डरी हुई नजरों से उसे देखती रही। वह अब पूरी तरह शौर्य प्रताप की पकड़ में थी। उसकी डरी हुई आंखों को देखते ही शौर्य प्रताप की आंखों में एक अजीब सा नशा उतर आया। उसके पास होने का एहसास उसे बहका रहा था। खुद पर काबू खोते हुए वह उसके चेहरे के करीब झुका और उसे अपने पास खींच लिया। लक्ष्मी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर शौर्य प्रताप की मजबूत पकड़ के सामने उसकी कमजोर कोशिश बेकार थी। वह रोते हुए तड़पने लगी। कुछ पल के बाद शौर्य प्रताप पीछे हटा और उसे छोड़ दिया। लक्ष्मी हिचकियां लेने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे इस तरह रोते देखकर शौर्य प्रताप के मन में कुछ हलचल हुई। शांत हो जाओ लक्ष्मी, कुछ नहीं हुआ। वह उसे उठाकर बैठाते हुए धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाने लगा, मगर लक्ष्मी का रोना कम नहीं हुआ। ये पानी पियो। शौर्य प्रताप ने टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे लक्ष्मी ने गुस्से में हाथ से दूर किया। शौर्य प्रताप ने गहरी सांस लेकर गिलास वापस रख दिया। सुनो लक्ष्मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें वापस हवेली लेकर जा रहा हूँ, मगर वहां जाकर अभी किसी को इस शादी के बारे में नहीं बताना। शौर्य प्रताप ने गंभीरता से कहा। क्यों? क्यों न बताऊं? मैं सबको बताऊंगी, उसने नफरत के बीच बोला। शौर्य प्रताप ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो मैं भी अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ये कहते हुए उसने लक्ष्मी की कमर के चारों ओर हाथ डाल लिया। क्या मतलब? लक्ष्मी घबरा गई। मतलब तो तुम समझ ही गई हो, और अगर नहीं समझी हो तो कोई बात नहीं, अभी समझा देता हूँ। वह फिर से उस पर झुकने लगा। नहीं बताऊंगी, छोड़ दीजिए मुझे। लक्ष्मी का खून गुस्से से खोलने लगा। तो पहले ही सीधी तरह मान जाया करो ना, मुझे तुम्हें मनाना पड़ता है। उसे घूरते हुए शौर्य प्रताप अलग हुआ। लक्ष्मी जल्दी से उठ खड़ी हो गई। जाओ, अच्छी तरह से मुंह धोकर आओ। शौर्य प्रताप के आदेश पर उसने जलती हुई नजरों से उसे देखा और बाथरूम की तरफ चली गई। हे भगवान, क्या होगा जब सबको पता चलेगा? पहले ही कुसुम दीदी के सिवा कोई मुझे पसंद नहीं करता। इस हवेली में जब कुसुम दीदी को खबर होगी तो वह भी मुझसे नफरत करने लगेंगी। लक्ष्मी बिस्तर पर उल्टी लेटी रोते रोते सोच रही थी। अभी कुछ देर पहले ही शौर्य प्रताप उसे हवेली लेकर आया था। गेट पर आते ही उसने उसे फिर धमकी दी थी। अपनी जुबान बंद रखना लक्ष्मी, वरना जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है ना, उसे पूरा करने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। उसकी आवाज खतरनाक थी और लक्ष्मी अंदर से कांप रही थी। शौर्य प्रताप उसके बड़े अंकल विनोद गुप्ता का बेटा था। बड़ा बेटा राजेश गुप्ता था, जो शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था। उनके दादा संजय गुप्ता इस गांव के सबसे सम्मानित और अमीर व्यक्ति माने जाते थे। संजय गुप्ता के 2 बेटे थे, विनोद गुप्ता और संजय गुप्ता। दोनों बेटों की शादियां संजय गुप्ता ने अपनी मर्जी से अपने जानने वालों के परिवार में कराई थी। इस परिवार में शादी का फैसला बड़े लोग करते थे। लड़का लड़की की राय नहीं ली जाती थी, बल्कि उन पर फैसला थोप दिया जाता था। इसलिए विनोद गुप्ता शादी करके 2 बेटों के साथ आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन संजय गुप्ता की जिंदगी में उनकी पत्नी अनीता गुप्ता के अलावा भी कोई और थी। दरअसल संजय गुप्ता शहर दिल्ली में अपनी फैक्ट्रियां संभालने जाते थे। एक दिन उनकी फैक्ट्री में नई औरत रेखा काम करने आई। संजय गुप्ता को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। वह पहले से शादीशुदा थे। 5 साल की बेटी कुसुम और 2 बेटे के पिता थे। फिर भी वह खुद को रेखा से प्यार करने से नहीं रोक सके। रेखा का इस दुनिया में एक बूढ़ी बीमार माँ और बेटी के अलावा कोई नहीं था। वह विधवा थी। कुछ समय के बाद उसकी माँ भी गुजर गई। एक तो प्यार और दूसरे उसका अकेलापन देखकर संजय गुप्ता ने उससे शादी कर ली थी। उन्होंने इस शादी को 1 साल तक छिपा कर रखा। फिर एक दुर्घटना में लक्ष्मी की माँ की मौत हो गई। जो 4 साल की लक्ष्मी को लेकर वह हवेली आए और अपनी छिपी हुई शादी के बारे में बताया। हवेली में तूफान मच गया, लेकिन क्योंकि रेखा अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए संजय गुप्ता के पिता ने उन्हें घर से नहीं निकाला।
लक्ष्मी की परवरिश हवेली की नौकरानियों के हाथों होने लगी, लेकिन वो लड़की किसी को पसंद नहीं थी, खासकर संजय गुप्ता की पहली पत्नी अनीता गुप्ता को। इस मासूम बच्ची से नफरत करती थी वो। अनीता गुप्ता ने अपनी एक बेटी गोद ली हुई थी। उनके दो बेटे थे और कुसुम उनकी सहेली की बेटी थी, जिसे उन्होंने गोद लेकर पाला था, क्योंकि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और उनके नए पति ने इस बच्ची को अपनाने से मना कर दिया था। लेकिन कुसुम के दिल में लक्ष्मी के लिए बहुत प्यार था। वह माँ से छिपकर लक्ष्मी को गोद में लेकर प्यार करती और उसके खाने पीने का ध्यान रखती। समय बीतता गया और लक्ष्मी बड़ी होने लगी। एक दिन संजय गुप्ता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद लक्ष्मी की हालत बिल्कुल अनाथ जैसी हो गई। कुसुम के अलावा किसी को उसकी परवाह ही नहीं थी। फिर भी वो सबका प्यार पाने के लिए भाग भाग कर काम करती रहती थी। अनीता गुप्ता की नफरत के बावजूद वो उन्हें बार बार बड़ी अम्मा कहकर पुकारती रहती थी। संजय गुप्ता की मौत के बाद जमीन और फैक्ट्री का सारा काम विनोद गुप्ता संभालने लगे, जिसमें उनका बेटा राजेश गुप्ता उनकी मदद करता था, जबकि छोटा बेटा शौर्य प्रताप पढ़ाई के लिए लंदन में था। एक साल पहले वो वापस आया तो गांव की हवेली में रहने के बजाय उसने दिल्ली शहर में अपना बिजनेस शुरू कर लिया। जब उसका काम ठीक चलने लगा तो वो कभी कभी हवेली आने लगा और एक दो दिन रहकर वापस चला जाता। उसे खुद पता नहीं चला कि कब हवेली में काम करती उस मासूम लक्ष्मी उसके दिल को अच्छी लगने लगी। उसने खुद को बहुत समझाया, क्योंकि उसका रिश्ता बचपन से ही कुसुम के साथ तय कर दिया गया था और यहाँ एक बार रिश्ता तय हो जाए तो उसे तोड़ा नहीं जाता था। फिर भी वो खुद को नहीं रोक पाया और लक्ष्मी की मासूमियत पर दिल हार बैठा। उसे पता था कि हवेली में लक्ष्मी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, खासकर उसके पिता की मौत के बाद तो लोग जैसा मन करे वैसा व्यवहार करते थे। ये बात अब शौर्य प्रताप के दिल को चुभने लगी थी। वह जल्दी जल्दी उसको हवेली से दूर ले जाना चाहता था। लक्ष्मी की वजह से उसके हवेली आने के चक्कर भी बढ़ गए थे, जिस पर सबको हैरानी होती थी, क्योंकि वो पहले बहुत कमाता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में लक्ष्मी के लिए प्यार जाग गया था। इस बार जब वो हवेली आया तो उसे पता चला कि परिवार की परंपरा के अनुसार उसकी शादी उसकी बचपन की दोस्त कुसुम से तय हो गई थी। ये सुनकर वो बेचैन हो गया। बहुत सोचने के बाद उसने अपने माता-पिता से कहा कि वो कुसुम से शादी नहीं करना चाहता। उसने जानबूझकर लक्ष्मी का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर परिवार को पहले ही पता चल गया कि वह लक्ष्मी को पसंद करता है, तो वह उसे मार भी सकते हैं, लेकिन उसकी शादी शौर्य प्रताप से नहीं होने देंगे। इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे कुसुम पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर हवेली में हंगामा मच गया। संजय गुप्ता ने साफ कह दिया, वे परिवार की परंपरा के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर शौर्य प्रताप ने कुसुम से शादी नहीं की तो उसे घर और संपत्ति दोनों से निकाल दिया जाएगा। इस परिवार में शुरू से यही नियम था कि जो भी अपनी मर्जी से बाहर शादी करे, उसे परिवार से अलग कर दिया जाता था। इस धमकी के बाद शौर्य प्रताप चुप हो गया और सबको लगा वह डर गया है, इसलिए शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दूसरी तरफ कुसुम का दिल बहुत दुखी था। वह बचपन से शौर्य प्रताप से प्यार करती थी और अब ये जानकर भी वह उसे पसंद नहीं करता, उसे बहुत चोट लगी थी। शादी होने वाली थी, लेकिन उसका दिल खुश नहीं था, क्योंकि वह जानती थी शौर्य प्रताप ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दबाव में कर रहा है। शादी में एक हफ्ता बाकी था जब शौर्य प्रताप हवेली आया। वह लाउन में सोफे पर बैठा चुपचाप घर की महिलाओं को शादी की तैयारी करते हुए देख रहा था। उसके सामने कपड़े गहने फैले हुए थे, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह एक फैसला करके आया था और भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि उसे वो करने का मौका मिल जाए जो उसने सोचा है। वह इन्हीं विचारों में था कि अचानक उसके सामने चाय का कप आ गया। उसने चौंक कर देखा, बड़े बाबू चाय। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी थी। उसे देखते ही शौर्य प्रताप को जैसे मन में ठंडक महसूस हुई। वो पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने खड़ी, गले में ढीला दुपट्टा डाला हुआ था और उसके बाल ऊंची पोनी में बंधे थे। शौर्य प्रताप ने गहरी नजर से उसे देखा और उसके हाथ से कप ले लिया। अरे लड़की, तुम्हें शिष्टाचार नहीं, इतनी बड़ी हो गई हो और बड़ों के सामने सिर ढके बिना खड़ी हो। दुपट्टा सिर पर रखो। थोड़ी दूरी पर बैठी अनीता गुप्ता ने उसे डांट दिया। लक्ष्मी ने झोंपते हुए तुरंत दुपट्टा सिर पर रख लिया। यह देखकर शौर्य प्रताप के मन में कड़वाहट आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चाय पीने लगा। सुनो लक्ष्मी, वह जाने लगी तो उसने आवाज दी, जी बड़े बाबू। लक्ष्मी तुरंत मुड़ी। शादी के लिए खरीदारी कर ली तुमने?
उसने पूछा। लक्ष्मी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तो तैयार हो जाओ, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें भी खरीदारी करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर लक्ष्मी हैरान रह गई। तभी अनीता गुप्ता पास आ गई। क्या बातें हो रही है? उन्होंने पूछा। शौर्य प्रताप ने कहा, मैं शहर जा रहा हूँ और लक्ष्मी को साथ लेकर खरीदारी करवाना चाहता हूँ। अनीता गुप्ता ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, मैंने इसके लिए कपड़े ले लिए हैं। लेकिन ये तो कह रही है कि कपड़े नहीं लिए हैं, शौर्य प्रताप ने कहा। अभी इसे दिखाए नहीं है ना, इसलिए इसे पता नहीं है। अनीता गुप्ता ने कठोर नजर से लक्ष्मी को देखते हुए जवाब दिया था। लक्ष्मी चुप रही। तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से, अनीता गुप्ता ने डांटा। लक्ष्मी जाने लगी तो शौर्य प्रताप ने फिर आवाज दी। दरअसल आंटी जी, मुझे कुसुम के लिए शादी के बाद देने वाला तोहफा खरीदना था। मुझे लगता है कि मैंने शादी से इनकार करके उसे दुख दिया है, इसलिए उसकी पसंद का कोई अच्छा सा उपहार लेना चाहता हूँ और उसमें लक्ष्मी मेरी मदद कर देगी, क्योंकि उसे कुसुम की पसंद का पता है। ये सुनकर अनीता गुप्ता का चेहरा शांत हो गया। अच्छा ठीक है बेटा, तुम ले जाओ इसे। जाओ लक्ष्मी, अच्छा सा सूट पहन लो। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी काले सूट में तैयार होकर उसके साथ कार में बैठी खुशी से बातें कर रही थी। पता है बड़े बाबू, जब मैंने कुसुम दीदी को बताया कि आप उनके लिए तोहफा लेने जा रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी, रोती भी थी क्योंकि आपने शादी से मना कर दिया था। उन्हें दुखी देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा था और आप पर गुस्सा भी आया था, क्योंकि वे आपसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन अब आपको और उन्हें खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। वह बच्चों की तरह बोलते ही जा रही थी और शौर्य प्रताप बीच बीच में उसके चमकते चेहरे को देख रहा था। फिर लक्ष्मी ने मासूमियत से पूछा, लेकिन बड़े बाबू, आपने पहले शादी से मना क्यों किया था? ये सुनकर शौर्य प्रताप ने गहरी सांस ली और होंठ भींच लिए। बताइए ना बड़े बाबू, लक्ष्मी ने जिद की। शौर्य प्रताप हल्का मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा लक्ष्मी। बहुत जल्द? कब? लक्ष्मी को जल्दी थी, क्योंकि वह बाद में जाकर कुसुम दीदी से सब कुछ बताना चाहती थी। शौर्य प्रताप ये बात जानता था, इसलिए बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कुसुम दीदी को कौन से रंग ज्यादा पसंद है? उसने विषय बदलने के लिए पूछा। मगर लक्ष्मी अब उत्साह से कुसुम दीदी की पसंद नापसंद बताने लगी। उन्हें कौन से रंग पसंद है, खाने में क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीजें उन्हें नहीं पसंद, सब कुछ विस्तार से बताने लगी। शौर्य प्रताप धैर्य से उसकी बातें सुन रहा था, जबकि उसका मन कर रहा था कि कुसुम का नाम लेते ही वह लक्ष्मी का मुंह पकड़कर कहे, बस अपनी और मेरी बात करो। गाड़ी जब शहर में पहुंची तो लक्ष्मी बातें छोड़कर उत्साह से बाहर का नजारा देखने लगी। अपनी 18 साल की जिंदगी में उसे बहुत कम बाहर देखने का मौका मिला था, इसलिए वह हर चीज को बड़ी उत्साह से देख रही थी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक रिहायशी इमारत के सामने रुकी तो लक्ष्मी चौंक गई और बोली, ये तो शॉपिंग मॉल जैसा नहीं लग रहा। गाड़ी से उतरते ही वो इमारत को ध्यान से देखते हुए बोली। शौर्य प्रताप ने सहज स्वर में कहा, हाँ ये शॉपिंग मॉल नहीं है, मेरा फ्लैट है, यहाँ से कुछ चीजें लेनी है, फिर चलते हैं। वह उसे लेकर फ्लैट के अंदर आ गया। कुछ पियोगी तुम? उसने लक्ष्मी को सोफे पर बैठाकर पूछा। लक्ष्मी ने तुरंत सिर हिलाकर पानी मांगा, मगर वो पानी की जगह जूस ले आया। शायद तुम्हारी ऊर्जा कम हो गई होगी, उसने मुस्कुराते हुए जूस का कैन लक्ष्मी को दिया और खुद दूसरा कैन लेकर सामने वाले सोफे पर बैठ गया। लक्ष्मी जूस पीते हुए फ्लैट को देखने लगी, जबकि शौर्य प्रताप लगातार उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी को ये महसूस हुआ तो उसे अजीब सा लगा, मगर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। मॉल कब चलेंगे बड़े बाबू? काफी देर बैठने के बाद उसने घबराकर पूछा। शौर्य प्रताप उस समय बालकनी में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। उसने मोबाइल कान से हटाकर जवाब दिया, चलते हैं ना, थोड़ा इंतजार करो। लक्ष्मी मुंह बनाकर जमाई लेते हुए सोफे पर लेट सी गई, क्योंकि लंबे समय तक बैठने से उसकी कमर अकड़ने लगी थी। करीब 10 मिनट के बाद शौर्य प्रताप फोन बंद करके उसके पास आया और बोला, लक्ष्मी उठो, कमरे में चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वह बिल्कुल सहज लहजे में बोला। लक्ष्मी हैरान होकर बोली, मुझसे क्या बात करनी है? फिर भी वह उसके साथ कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर शौर्य प्रताप ने उसे सोफे पर बिठाया और कहा कि वह उसे प्यार करता है और अभी दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर लक्ष्मी कुछ पल तक हैरान होकर उसे देखती रह गई। फिर उसने रोना और विनती करना, समझाना, गुस्सा सब कुछ करके देख लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर वही हुआ जो शौर्य प्रताप चाहता था। कुसुम और शौर्य प्रताप की शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था और लक्ष्मी की हालत डर से खराब होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
उसे लग रहा था कि शौर्य प्रताप के दिमाग में जरूर कोई योजना चल रही है। फिलहाल वह चुप था, मगर लक्ष्मी को यकीन था वह कुसुम से अभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि दो सहेलियां एक ही आदमी की पत्नी कैसे बन सकती थीं। इसी सोच के कारण वह इन दोनों मंदिर में जाकर भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि जैसे शौर्य प्रताप ने घर वालों से छिपाकर उससे शादी की है, वैसे ही चुपचाप उसे तलाक दे दे और कुसुम से शादी कर ले। मगर शादी में केवल 3 दिन बचे थे और उसकी ये प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वह डर और चिंता में डूबती जा रही थी। अगर घर वालों को शौर्य प्रताप के साथ उसकी शादी के बारे में पता चल गया तो सबके सामने वही गलत साबित होगी और पता नहीं उसके साथ अब क्या क्या होगा। उसकी खराब हालत शौर्य प्रताप के अलावा कुसुम ने भी महसूस की थी और उसने प्यार से पूछने की कोशिश भी की थी, मगर लक्ष्मी ने बात टाल दी। अगले दिन मेहंदी की रस्म थी और समारोह शुरू होने में केवल 1 दिन बचा था। लक्ष्मी घबराई हुई हवेली में इधर उधर घूम रही थी कि तभी शौर्य प्रताप ने अपने कमरे की खिड़की से उसे देखा और उसके पास आ गया। क्यों इतनी परेशान हो रही हो मेरी जान? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। स्विमिंग पूल के पास बैठी लक्ष्मी के पास जाकर उसने धीरे से कहा। लक्ष्मी, जो अपने विचारों में खोई हुई थी, उसे पास खड़ा देखकर घबरा गई और तुरंत खड़ी हो गई। उसने धीरे से विनती की, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर घर वालों को पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे चुपचाप तलाक दे दीजिए और कुसुम दीदी से शादी कर लीजिए। ये सुनते ही शौर्य प्रताप के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने लक्ष्मी की तरफ एक नजर डाली और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लक्ष्मी बेबस होकर उसे जाते देखती रही। उसका मन हुआ जोर जोर से रो पड़े। वह धीमे कदमों से अंदर हॉल में आई तो सामने अनीता गुप्ता सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। लक्ष्मी को देखते ही उनके माथे पर शिकन आ गई। तुम कहाँ घूमती फिर रही हो महारानी? जाओ किचन में जाकर नौकरों की मदद करो। उनका लहजा कठोर था। लक्ष्मी आंसू रोकते हुए किचन में आई तो सामने शौर्य प्रताप की माँ खड़ी नौकरों से जूस बनवा रही थी। उन्होंने लक्ष्मी को देखते ही कहा, लक्ष्मी, ये जूस शौर्य प्रताप के कमरे में दे आओ। जी आंटी जी। लक्ष्मी ने ट्रे उठाई और शौर्य प्रताप ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था, इसलिए वह जूस देने के बहाने उसके कमरे में जाकर उसे मनाने का सोच रही थी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कमरे में हल्का अंधेरा था और शौर्य प्रताप नजर नहीं आ रहा था। वो बिस्तर के पास साइड टेबल पर जूस रख रही थी कि तभी क्लिक की आवाज आई। वो मुड़ी तो देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था और सामने शौर्य प्रताप खड़ा था। उसे अजीब नजरों से देख रहा था। बाहर क्या कह रही थी तुम? कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं? उसकी आवाज भी उतनी ही अजीब थी, मगर लक्ष्मी समझ नहीं पाई और बोली, हाँ प्लीज दे दीजिए तलाक। आज का ही दिन बचा है, किसी को पता नहीं चलेगा। आप तलाक दे देंगे तो सब पहले जैसा ही हो जाएगा। वो बिना उसके चेहरे के भाव देखे लगातार बोलती चली जा रही थी। अचानक शौर्य प्रताप ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेल दिया। लक्ष्मी की सांस अटक गई। आप क्या कर रहे हैं? शौर्य प्रताप ने कठोर स्वर में कहा। वही जिसके बाद तुम तलाक शब्द बोलने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। उसने उसका दुपट्टा उतारकर दूर फेंक दिया। लक्ष्मी घबराकर विरोध करने लगी तो शौर्य प्रताप भी जिद में आ गया। उसने उसके हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसकी तरफ झुक गया। लक्ष्मी रोते हुए छूटने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। शौर्य प्रताप घबराकर पीछे हट गया। लक्ष्मी तुरंत उठकर खड़ी हुई और जोर जोर से रोने लगी। रोना बंद करो पागल लड़की, और अपना दुपट्टा ठीक करो। शौर्य प्रताप ने जमीन पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसके सर पर डाल दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर से नीचे उतारा। जल्दी करो, उसने धीरे से कहा। लक्ष्मी ने जल्दी से आंसू पोंछे और दुपट्टा ठीक किया। बाहर दस्तक के साथ घर वालों की आवाजें भी आ रही थी। शौर्य प्रताप जब दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा तो लक्ष्मी ने अचानक दुपट्टा फिर से उतार कर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसका सोच था कि उसके इस हाल को देखकर सब समझ जाएंगे कि शौर्य प्रताप ने उसके साथ जबरदस्ती की है और वह निर्दोष समझी जाएगी, मगर वह गलत थी। जैसे ही शौर्य प्रताप ने दरवाजा खोला, बाहर खड़े लोग अंदर आ गए। लक्ष्मी की हालत देखकर सब कुछ पल के लिए स्तंभ रह गए। तभी अनीता गुप्ता चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। बदचलन लड़की, अपनी जवानी संभाल नहीं पाई और मेरे होने वाले दामाद के पास चली आई है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। उन्होंने गुस्से में लक्ष्मी को पीटना शुरू कर दिया। लक्ष्मी स्तंभ खड़ी रही। बाकी सब लोग भी नफरत भरी नजरों से उसे ही देख रहे थे। कोई भी आगे बढ़कर नीता गुप्ता को नहीं रोक रहा था। क्या शौर्य लक्ष्मी को बचा पाएगा? आखिर असली सच्चाई क्या है? आगे ये वीडियो बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प रहने वाली है। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम जरूर बताएं।
मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।